तो हम लोग इसको पढ़ेंगे और कोई भी ऐसा वर्ड होगा जिसके बारे में जानना ज़रूरी होगा तो उसको समझेंगे। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं स्टार्ट करने के बाद, तो हमारा जो चैप्टर होगा वो संख्या पद्धति का चैप्टर है। संख्या पद्धति, ये चैप्टर हम आज देखेंगे। संख्या पद्धति में जो बुक्स में बताया गया है उसको यदि समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें ये बता रहा है कि संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा पे जो है कि हम संख्याओं को क्रमवार व्यवस्थित रूप से दिखाते हैं, जिसमें एक साइड में धनात्मक संख्याएं होती हैं, दूसरे साइड में ऋणात्मक संख्याएं होती है और बीच में जीरो होता है। जो न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, ये उदासीन होता है। ठीक, तो अब ये बता रहा है कि संख्याओं का वर्गीकरण कैसे किया है इसमें। तो ये बता रहा है कि हम जो है कि इस रेखा पे चलना शुरू किए हैं धनात्मक दिशा में, जिस साइड में धनात्मक संख्याएं हैं उस दिशा में हम चलना शुरू किए हैं। तो हमको जो पहली धनात्मक संख्या मिली है वो एक मिली है, फिर 2, 3, 4 ऐसे मिली है। तो हमने उसको उठा लिया और इस बकेट में डाल लिया। ठीक, इस बकेट में हमने डाल लिया। इस जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं 1 से लेकर अनंत तक, इसको हमने बकेट में रख लिया और इसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको n से प्रदर्शित करते हैं। n से इसलिए प्रदर्शित करते हैं कि प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, और नेचुरल में से n को लेकर के हम उसको प्रदर्शित करते हैं। अब फिर कह रहा है कि जहाँ से हम चलना शुरू किए थे उसके विपरीत चलते हैं। तो हम 1 पे आए थे, 1 से यदि हम पीछे लौटेंगे तो हमारे पास जो है कि पहला जो अंक मिलेगा वो होगा 0। अब ये कह रहे हैं कि अब 0 को उठा लो और उसी थैले में डाल लो जो थैला हमारे पास ये पहले से था। ठीक, तो हमने उसी थैले में डाल लिया है। अब ये कह रही है कि 0 को प्राकृत संख्या से मिला देने पे जो संख्या बनेगी उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। ठीक, होल नंबर को W से प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि होल में W जो है कि फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर है, माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट लेटर। ठीक है, अब हम जो है कि ऋणात्मक संख्याओं की तरफ बढ़ेंगे। तो ऋणात्मक संख्याओं की तरफ बढ़ेंगे और ऋणात्मक संख्याओं को भी उस बकेट में रख लेंगे जिसमें जो है कि प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं हैं। जब ऋणात्मक संख्याएं भी उस बकेट में आ जाएंगी तो उसे कहेंगे पूर्णांक, इंटीजर्स। इसको कहेंगे इंटीजर्स। इंटीजर को भले ही लिखते समय आई से लिखा जाता है, बट उसको जो प्रदर्शित करने के लिए जो वह लेटर यूज किया जाता है वो जो है कि जेड है। इसका रीज़न ये है कि पूर्णांकों की खोज जो है कि जर्मनी में हुई थी और जर्मनी में ही इसका नामकरण किया गया था। नामकरण जो है कि जेहलीन नामक एक वर्ड पे किया गया था। जेहलीन का मतलब होता है गिनना और जेहलीन से ही जेड को लिया गया है। तो पूर्णांकों को जो है कि जेड से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब ये दोस्तों आगे बता रहा है परिमेय संख्याओं के बारे में। अब ये कह रहा है कि ये जो हमारी संख्या रेखा है इस पे ये 0 हो गया, ये 1, माफ़ कीजिएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ऐसे ही इधर जो है कि माइनस में रहे, ऐसे ही इधर जो है कि माइनस में संख्याएं रहेंगी। और ये शायद दिक्कत हो रही है हम लोगों को, हाँ ये दिक्कत हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब ये कह रहा है कि हमने जो है कि नेचुरल नंबर ले लिए, फिर 0 को उसमें सम्मिलित किया तो पूर्ण संख्याएं हो गए, और जब माइनस वाली संख्याओं को उसमें सम्मिलित किया तो पूर्णांक हो गए, इंटीजर हो गए।
अब कह रहा है कि इनके बीच में और कुछ बचा है, तो ज़रूर बचा, 1 और 2 के बीच में मान लो कि 1/2 बचा होगा, 3/2 बचा होगा। तो इस तरह से जो है कि ढेर सारी संख्याएँ बची होंगी। यदि हम इन संख्याओं को भी इसमें सम्मिलित कर लेते हैं, जो कि भिन्न में है, तो जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि 1/2 ही इसको लिखेंगे, 0.5 भी लिख सकते हैं। तो जो भी भिन्न वाली संख्याएँ हैं, उनको यदि हम इसमें सम्मिलित कर लेते हैं, तब ये जो है कि परिमेय संख्या हो जाती है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, उसी बकेट में जो है कि हम रखते जा रहे हैं, हमने बकेट चेंज नहीं किया है, उसी बकेट में हम रखते जा रहे हैं। तो उस बकेट में परिमेय संख्या जो हो गई है, उस बकेट में क्या है देखिए आप, उस बकेट में है नेचुरल नंबर है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है। ठीक, ये तीनों के साथ साथ जो भिन्न संख्या है वो भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको जो है कि हम क्यूटियन से के नाम पे जो है कि इसका नामकरण किया था, और इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये रैशनल नंबर जो है कि इसका अंग्रेजी नाम है, लेकिन हम इसको प्रदर्शित जो है कि क्यू से करते हैं। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि जब रैशनल नंबर इसका अंग्रेजी में नाम है रैशनल नंबर, तो इसको आर से क्यों नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं? तो आर जो है कि रियल नंबर के लिए यूज होता है, आर जो है कि रियल नंबर के लिए यूज होता है। अब ये भी कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पहले तो खोज जो है कि रैशनल नंबर की हुई होगी, बाद में जो है कि रियल नंबर की हुई होगी, तो फिर रैशनल नंबर को प्रायोरिटी देते हुए आर से इसको प्रदर्शित करना चाहिए था। एक्चुअली क्या होता है कि जब ये इन संख्याओं की खोज हुई थी, तो तुरंत ही उनका जो है कि उनको प्रदर्शित करने के लिए तुरंत संख्याएं निर्धारित नहीं की जा कर दी गई थी। उसको जब निर्धारण हो रहा था, तो उस समय जो है कि रियल नंबर को जो है कि पहले ही आर से डिनोट करने के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था, ऐसा माना जाता है। तो फिर जो है कि इसलिए जब जब जो है कि परिमेय संख्याओं को डिनोट करना पड़ा, तो जो है कि क्यू क्वोशेंट इसका सही उच्चारण क्वोशेंट है, क्वोशेंट जो है कि इसका सही उच्चारण है। तो क्वोशेंट का मतलब होता है भागफल। तो जो हमारा परिमेय है वो तो भागफल ही है, P/Q, इसलिए जो है कि क्वोशेंट से Q लेकर के इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब नीचे बताया गया है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या के लिए 2 टर्म एंड कंडीशन है, इसे P और Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब कि इंटीजर है, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा, पूर्णांक है, न कि पूर्ण संख्या है, न ही कि नेचुरल नंबर है, पूर्णांक है। पूर्णांक का फायदा ये है कि उसमें जो है कि नेचुरल नंबर भी आएंगे और पूर्ण संख्याएं भी आएंगी। दूसरा टर्म एंड कंडीशन ये है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q जो है कि 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब ये क्या बता रहे हैं, अब ये बता रहे हैं कि मतलब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक भी आते हैं, ये इन्होंने बता दिया। अब ये बता रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन ये है कि परिमेय संख्याओं का P/Q के रूप में अद्वितीय निरूपण नहीं होता। अद्वितीय मतलब कि दूसरा, जिसके जैसा दूसरा ना हो, तो ये अद्वितीय नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया 10/5, तो ये परिमेय है, ये परिमेय है, लेकिन इसका जो है कि ये अद्वितीय नहीं है। इसका एक और रूप भी हो सकता है, इसको यदि हम 5 से डिवाइड कर दें, तो ये जो है कि डिवाइड हो जाएगा और 5/1 हो जाएगा, और 5/1 भी जो है कि परिमेय संख्या है, ठीक ना।
तो इसी तरह से अब जैसे 1/2 को इसने दिखाया है, 2/4 लिख सकते हैं, 10/20 लिख सकते हैं, 25/50 लिख सकते हैं और 47/94 लिख सकते हैं। अब इन संख्याओं को जो हम अलग-अलग रूप में लिख सकते हैं, उन्हें तुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं या भिन्न संख्याएं कहते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इतना ही दिया है इस चैप्टर में। और आइए इसको समझ लेते हैं उदाहरण के साथ। यदि हम इसका उत्तर आपको न दिखाएं तो चलिए क्वेश्चन हल कर लेते हैं, सबसे आसान ये होगा। अब उदाहरण जरूर पढ़िएगा। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है, क्योंकि परिमेय संख्या में आपने देखा था, परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या, सारी संख्याएं थी, नेचुरल नंबर और इंटीजर सब थे। तो शून्य तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जब P/Q के रूप में लिख सकते हैं तभी तो वो परिमेय संख्या, हाँ लिख सकते हैं। जहाँ P और Q, हाँ ठीक है, सही है ये, ठीक ना। अब कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। ओहो, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, ठीक है, आप लिख सकते हैं। 3 और 4 के बीच में कई तरीके हैं लिखने के लिए। मान लीजिए 3/2 हो गया, 3/3 हो गया, 3 पॉइंट जो है कि सॉरी माफ करें 3.2, 3.4 हो गया। ऐसे ढेर सारी आप चीज़ें लिख सकते हैं। 3.6, यदि आप इसको चाहें तो 32/10 कर दीजिए, 33/10 कर दीजिए, 34/10 कर दीजिए, ऐसे ही 35/10 कर दीजिए, 36/10 कर दीजिए, जब तक 40 ना हो। 37/10 और भी संख्याएं बहुत हो सकती हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब यह है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या है। 3/4 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या है। तो 3/5 ये हो जाएगा 0.6 और ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 0.8। मुझे जिस तरह समझ में आ रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको जो तरीका आपको समझ में आएगा आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें 5 परिमेय संख्याएं बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती हैं। 0.61 हो सकता है, 0.62 हो सकता है, मान लीजिए कि 68 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0. जो है कि 7, कुछ भी और ले लीजिए, 75 हो सकता है। तो ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख लें, 61/100, 62/100, और ये कितना था, मान लीजिए 72 है, 72/100, और ये 75/100। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब ये नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या जो है कि पूर्ण संख्या होगी। 1, 2, 3, 4 पहले जो है कि प्राकृत संख्याएं मिली थी, फिर जो है कि पूर्ण संख्याएं आई थी जब 0 उसमें सम्मिलित हो गया था, तो ठीक, ये पूर्ण संख्या होती। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो ये पूर्ण संख्या है। इसमें प्राकृत संख्या है कि नहीं है? 1 से लेकर के प्राकृत संख्याएं इसमें है। तो क्या है ये? सही है, ट्रू है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है? तो पूर्णांक बाद में आए हैं, पूर्णांक जो है कि बाद में आए हैं। तो पूर्णांक जो है कि पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्णांक में जो है कि माइनस वाले भी अंक हैं, -2। लेकिन जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में केवल 0 है और धनात्मक संख्या है। तो ये जो है कि फॉल्स है।
ये गलत है। क्या परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है? परिमेय संख्या जो है कि पूर्ण संख्या है कि नहीं है? पूर्ण संख्या में क्या है? -2 है, -1 है, इस तरह से है, लेकिन प्रतीक परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो परिमेय संख्या में तो हम ये भी लिख सकते हैं 1/2, तो यहाँ तो 1/2 नहीं है ना पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या में 1/2 तो है नहीं, तो ये भी जो है कि फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब अपरिमेय संख्या के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक, तो ये कह रहा है कि जो हमने अभी तक पढ़ा वो P/Q के रूप में होती थी। अब क्या ऐसी भी संख्याएं हो सकती हैं जो P/Q के रूप में नहीं होती हैं? तो ऐसी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को जो है कि अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में रखा जाता है। इन संख्याओं में क्या आता है? √2 आता है। ठीक, आगे भी दिया है कुछ। ठीक है, तो √2 दिया, √3 दिया, √15 दिया है, पाई दिया है, और 0.00 इस तरह से जो आएगा कि 10 100 इस तरह से, जो कि लगातार चेंज हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह पे आकर के और रिपीट कर रहा हो, ये नहीं हो सकता है। 0.555 ये जो है कि अनंत तक भी हो तो ये अपरिमेय नहीं हो सकते, ये परिमेय है। इसमें देखिए कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, बाद में चेंज हो जा रहा है और ये अनंत तक जा रहा है, तो इसलिए जो है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये, और इसमें जो है कि शायद ई है, ई को भी आप ले लीजिए। इसमें ई भी जो है कि अपरिमेय संख्या है। एक ई की वैल्यू कुछ होती है, मुझे याद नहीं है। ई भी इसमें अपरिमेय संख्या है। तो इसमें कुछ बताया गया है कि जैसा मान लीजिए कि आपके √4 है, तो ये परिमेय है कि अपरिमेय है? तो ये जो है कि अंडर रूट हट जाएगा इसका, और ये 2 हो जाएगा, तो ये परिमेय होगा। ठीक है, फिर इसमें एक और चीज़ आती है कि 0.53 ये क्या है? तो ये परिमेय है। अनंत तक होना चाहिए और उसमें रिवाइज नहीं होने चाहिए अंक, तो वो जो है कि अपरिमेय होगा। इसी तरह से मैंने बताया आपको कि 0.33333 ये 1/3 का वैल्यू है, यदि इसको अनंत तक भी मान लिया जाए तो। ठीक है, तो 1/3 उसको लिख सकते हैं। 1/3 जो है कि P/Q के रूप में आ रहा है। इस तरह से हो गया, और ये आपके सारे जो है कि ख़त्म हो गए। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे एक चीज़ है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। वास्तविक संख्या को R से जो है कि प्रकट किया जाता है।